आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शुरुआत में जब हम कोरोना सर्वाइवर से बातचीत में पूछते थे कि आप जब पॉजिटिव पाए गए तब आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन था, कई लोगों ने जवाब दिया नकारात्मक। अब दिल्ली में संक्रमित लोगों के घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। इसके पीछे यही दलील दी गई है कि मरीजों की जानकारी RWA के पास पहुंचने और व्हाट्सएप पर प्रसारित होने से व्यक्ति के साथ नकारात्मक चीजें जुड़ जाती हैं और उसकी ओर गैर जरूरी ध्यान जाता है। नया कदम है, अच्छा कदम है। नमस्कार, मैं प्रतीक वाघमारे हूं और आप आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज सुन रहे हैं, जहां हम कोरोना से जुड़ी हर वो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स, सरकारी गाइडलाइंस की बात करते हैं जिसे आपका जानना बेहद जरूरी है। तो आज कोरोना कवरेज में बात होगी एक न्यूट्रिशनिस्ट से, जो बताएंगी कि वो कौन सा विटामिन है जिसे लेने से इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिले। साथ ही बात करेंगे भारत के उस पहले राज्य की जो मास्क पर कानून लेकर आया है। वहीं एक कान खड़े करने वाला अपडेट भी देंगे कोरोना वैक्सीन पर। और आखिर में मुलाकात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले देश दुनिया में कोरोना से जुड़ी अपडेट्स सुन लीजिए। पिछले 24 घंटों के दौरान 490 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। वहीं एक दिन में 38,310 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ देश में कुल मामले 82,67,623 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,001 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 3,96,000 के पार पहुंच गई है। यहां संक्रमण दर करीब 11% है। वंदे भारत मिशन के तहत चीन के वुहान से लौटी फ्लाइट में 19 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एयर इंडिया का कहना है कि सभी यात्रियों के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट थी। साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया था। राजस्थान विधानसभा ने राज्य में मास्क पहनना जरूरी किए जाने वाला बिल पास कर दिया है। हरियाणा में सेरो सर्वे के दूसरे फेज में 14.8% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। मतलब ये है कि लोग संक्रमित थे या फिर ठीक हो चुके हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4,73,00,000 के पार जा चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,40,00,000 से ज्यादा हो गई है। फ्रांस में दूसरा लॉकडाउन लगाए करीब एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अब तक संक्रमण की दर में कोई कमी नहीं आई है। यहां 52,518 मामले सामने आए हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियस ने एक बार फिर उन देशों को चेतावनी जारी की है जो महामारी को लेकर सख्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर अब कदम नहीं उठाए तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। पुर्तगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि वो संक्रमण रोकने के लिए आपातकाल और लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि आपातकाल कैसा होगा या लॉकडाउन पिछली बार की तरह होगा या अलग। और जर्मन बायोटेक फर्म ने कहा कि क्योरवैक के प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन ने मनुष्यों में प्रतिरोधक प्रतिक्रिया दिखाई है। कंपनी जल्द ही इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल शुरू करने जा रही है। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक यह वैक्सीन बाजार में आ जाए। आगे वैक्सीन पर जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करते हैं, क्योंकि खबर यह है कि ओटागो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने क्लेम किया है कि विटामिन सी कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में मददगार साबित हो रहा है। ये स्टडी न्यूट्रिएंट्स नाम के जर्नल में भी पब्लिश हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी सहयोगी खुशबू ने बात की कल्याण मुंबई की न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता महादिक से, जो फोर्टिस अस्पताल में काम करती है। तो डॉक्टर, पैंडेमिक की शुरुआत से ही विटामिन सी जो है वो बहुत चर्चा में रहा है। लोगों को बहुत बार बोला गया है खाने के लिए। तो आखिर विटामिन सी का किस तरह का रोल होता है कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट में, मरीजों की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें? ओके, तो बेसिकली कोविड-19 जो महामारी है, पेंडेमिक,
तो हम उससे ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ से गुजर रहे हैं और उसमें हमें बताया जा रहा है कि मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है, हैंड वॉश करना इम्पोर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना इम्पोर्टेंट है। वैसे ही मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि हमें डाइट के ऊपर भी फोकस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी सेहत तंदुरुस्त रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ही जरूरी है। और उसमें भी है हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड का इंटेक होना इम्पोर्टेंट है। उसमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होता है, इसीलिए हमारे डाइट में उसका इंटेक होना जरूरी है। विटामिन सी का रोल ये है कि जब भी पेशेंट्स कोविड-19 से सफर होता है तो हमारे बॉडी में 2 इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स वो एक्टिव होते हैं, वो है इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 1। तो ये इनका इम्यून हाइपर रिएक्शन होता है और विटामिन सी का इंटेक ये 2 मेडिएटर्स को रेगुलेशन का काम करता है। तो इसलिए हमें हमारी इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त रखने के लिए विटामिन सी का इंटेक अच्छे से होना जरूरी है। तो तभी हम हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल से फाइट कर सकते हैं। तो डॉक्टर, अपने डाइट में विटामिन सी को किस तरह से मतलब शामिल किया जाना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए? ओके, तो बेसिकली विटामिन सी का रिच सोर्स है वो है आंवला। तो आप डेली एक आंवला खा सकते हैं, इन बिटवीन मील चलेगा, आफ्टर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो पूरे दिन भर में आप 1 आंवला ले सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स है, उसमें ऑरेंज है, स्वीट लाइम है, स्ट्रॉबेरीज है, टोमेटो है, सब्जियों में कोली है, ये सब विटामिन सी रिच फूड्स है। तो आप डेली डाइट में डेली इन बिटवीन मील्स, मतलब जनरली इंडियन पीपल इन बिटवीन मील्स लेते नहीं, हम स्किप करते हैं। तो वैसे ना करके हम इन बिटवीन मील 1 होल फ्रूट ले सकते हैं या फ्रूट प्लेट, मिक्स फ्रूट प्लेट्स ले सकते हैं। उसमें आप स्वीट लाइम है, ऑरेंज, कीवी वैसे ले सकते हैं आप। डॉक्टर, इन सब चीजों का फायदा क्या होगा हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर? ओके, बेसिकली विटामिन सी के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल्स से फाइट करने के लिए मदद करता है। उसके बाद ये त्वचा को नमी देने में हेल्प करता है। तो जिनकी त्वचा रूखी है, बाल वगैरह रूखे हैं, तो उसमें नमी देने के लिए वो बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हमारे बॉडी में आयरन एब्सॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी बहुत ही जरूरी है। जब भी हम नॉनवेज वगैरह अगर आप खाने में ले रहे हो तो उसमें डाइट में आपके विटामिन सी का इंटेक होना भी जरूरी है। तो आप सैलेड में विटामिन सी लेमन स्प्रिंकल करके ले सकते हो। तो डॉक्टर, ऐसा तो हमेशा होता है कि अगर कोई किसी चीज को बोल दिया जाए कि ये खाने से आप ठीक हो जाएंगे, आपको मतलब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो लोग इसका ओवरडोज करने लगते हैं इस चीज का। तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि वो इनका ओवरडोज ना करें? बेसिकली जो भी सप्लीमेंटेशन रहता है वो तो हमें बेसिकली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना जरूरी है। अभी बहुत सारे न्यूज एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि ये खाने से आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, वो खाने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोविड-19 नहीं होगा। वैसे कुछ भी नहीं है। एडिक्वेट अमाउंट में जो भी फूड है उसका एडिक्वेट अमाउंट खाने में लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो अगर आप सपोज कोई भी विटामिन सी एक्सेस ले रहे हैं इन क्वांटिटी में खाने में, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल आयरन ओवरलोड हो सकता है जिसका हमारे किडनी पे, हार्ट पे, लिवर पे पड़ सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। उसके अलावा ये ऑक्सैलेट का अगर आपने विटामिन सी एक्सेस लिया खाने में तो ऑक्सैलेट का प्रमाण हमारे किडनी में बढ़ाता है और उसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो अगर आपको डेली खाने में विटामिन सी लेना है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो भी आपको एडिक्वेट डोज बताते हैं उसके हिसाब से ही लेना है। आप डेली खाने में जो भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स है उसका डेली 1 फ्रूट हो या लेमन हो वो करके ले सकते हैं, उतना आपके लिए सफिशिएंट है।
तो ये थी फोर्टिस हॉस्पिटल की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता महादिक। तो आपने भी अब सुन लिया ना, अपने रोज के आहार में विटामिन सी को जरूर शामिल कीजिए, फायदे में रहेंगे। और अब उस राज्य की बात जिसने मास्क पर कानून पारित किया है, राजस्थान। जी हाँ, कोरोना वायरस पर सख्ती दिखाते हुए अशोक गहलोत सरकार ने मास्क पर कानून लाया है। साथ ही साथ राजस्थान में पटाखों और आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी है, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज को पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं से तकलीफ ना हो। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू ने आज तक के टीवी पत्रकार शरद कुमार से बात की। सर, मास्क पे जो राजस्थान सरकार ने बिल बनाया है, कानून पारित किया है, उसका किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? खुशबू, राजस्थान विधानसभा ने ये कानून पारित कर दिया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। हालांकि एक तरह से पहले से ही चालान काटा जा रहा था मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए के, लेकिन एक तरह से लोगों पे एक मानसिक दबाव होगा कि राजस्थान में यह कानून है कि मास्क पहनना है, और उसके जरिए, इस कानून के जरिए बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। जैसे कोई भी दुकानदार है वो दुकान में एंट्री नहीं देगा, आपको सामान नहीं देगा अगर मास्क लगा कर नहीं जाएंगे तो। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर अगर बिना मास्क के आप घूम रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका कंप्लेन कर सकता है पुलिस में, और पुलिस आपको आकर आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो इस कानून के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब तक दवाई नहीं है तब तक बचाव ही एक रास्ता है। और ऐसे भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं या स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हैं, वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीन से ज्यादा कारगर है मास्क। मास्क से अगर दोनों लोग मास्क लगाकर हैं और 2 गज की दूरी पर हैं तो निश्चित रूप से 90% तक कोरोना का जो प्रभाव है उसे कम किया जा सकता है। अभी तक जो वैक्सीन आए हैं, वैक्सीन में ऐसा माना जा रहा है कि 40 से 50% तक कारगर है, लेकिन अगर मास्क को ढंग से अगर यूज किया जाए, मास्क का इस्तेमाल सब लोग करने लगे तो कोरोना को रोकने में एक बड़ा फायदा मिलेगा। इसी वजह से इस तरह से कानून लाया गया है। और सरकार का ऐसा मानना है कि कानून लाने से एक संदेश जाएगा लोगों में, एक जन जागृति का जो एक अभियान चल रहा था पहले से, उसमें एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि इस तरह से राजस्थान में कानून बना है। और सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर भी एक दबाव रहेगा, या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर भी दबाव रहेगा कि यह कानून है, इसकी पालना कराएं, सुनिश्चित कराएं पालना करना। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को देखते हुए मास्क पहनने का या मास्क अनिवार्य करने का कानून लाया गया है। और इस कानून के जरिए सरकार का ऐसा कहना है कि दिसंबर तक अगर हम इसे सख्ती से लागू कर लें तो राजस्थान में कोरोना पर 100% काबू पाया जा सकता है। जी खुशबू। हाँ, तो सर, जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब जब से शुरुआत हुई है मास्क पहनने को लेकर बोला गया है, लेकिन और उसके चलते जो है पुलिस भी चालान काटती थी। तो इन सब के बावजूद भी क्या ये कानून अगर आता है तो क्या इस पे सरकार जो है अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगी? कितना मुमकिन है? खुशबू, ये बड़ा सवाल है कि क्या सरकार लक्ष्य हासिल कर पाएगी, क्या कानून बनाकर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस तरह से दावा किया है कि दुनिया का ऐसा पहला कानून है जहां पर दंडात्मक कार्रवाई का कानूनन प्रावधान किया गया, विधायी प्रावधान किया गया है विधानसभा से, तो सरकार के ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो इस लक्ष्य को हासिल करे। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो या सरकार के दूसरे अंग हो, जनता हो, जनप्रतिनिधि हो, उन पे ये एक मानसिक रूप से दबाव होगा कि इसकी पालना करवानी है। बहुत सारे आप जगहों पर जाएं, दफ्तरों में जाएं तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो मास्क लगा के नहीं बैठते हैं। तो कम से कम जो सरकारी नौकरी में है उसके लिए तो अनिवार्यता होगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे को लोग पहले टोक देते थे और टोक कर छोड़ देते थे, अब वो उनका कंप्लेन भी किया जा सकेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं कि ये आपके जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, और जब तक जीवन शैली में शुमार नहीं होगा ये कानून बनाकर इसका लक्ष्य 100% हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कानून बनाने का सरकार का ध्येय ये है कि किसी भी तरह से एक जन आंदोलन के रूप में जो मास्क बांटने का और पहनने का अभियान सरकार चला रही है उसमें
एक और ऐसी कड़ी जुड़ जाए जिसकी ताकत मिले उस अभियान को। तो उस अभियान को ताकत देने के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी है कि हर जगह कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, हर जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती है और हर जगह प्रशासनिक अधिकारी वहां पर कार्रवाई करने के लिए नहीं जा सकते हैं। ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी जो है सभी लोगों की है कि किसी भी तरह से इस कानून को की सफलता दिलवाएं और कोरोना पर काबू पाने में मास्क अभी तक का जितने भी दवाई है या जितने भी उपाय हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने का सबसे कारगर तरीका मास्क पहनना है। लेकिन इसके साथ ही इस कानून में यह भी है, महामारी एक्ट में, कि इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि मास्क का इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह का मास्क का इस्तेमाल करें। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अच्छी पहल है, लेकिन इस पहल का अच्छा परिणाम निकले, सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। खुशबू। हाँ सर, तो सर अभी जो है इस बीच जो है मास्क पे तो कानून ला दिया, लेकिन इस बीच दिवाली भी आ रही है, तो राजस्थान सरकार ने एक और फैसला लिया है कि पटाखे और आतिशबाजी पर जो है रोक लगा दी है। तो इसका करने के पीछे क्या कारण हो सकता है और कितना प्रभाव पड़ेगा ये रोकने से? और देखिए, जब दुकानों के अस्थायी लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव तो काफी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मोहल्लों में अगर पटाखे नहीं बिकेंगे तो लोग पटाखे नहीं छोड़ेंगे। तो बिक्री पर जो पाबंदी लगाई है सरकार ने, उसका असर तो पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी ने इसका विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि यह एक जन जागरण करना चाहिए था, न कि इस तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए था। ये हिंदू विरोधी है। बीजेपी के कई विधायकों जैसे अशोक लाहौटी हैं, वासुदेव देवनानी हैं, मदन दिलावर हैं, इन तीनों विधायकों ने कल विधानसभा के बाहर कहा कि ये जजिया कर जैसा है जैसा औरंगजेब ने लगाया था, इस तरह से पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आज जो पटाखा व्यापारी हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट में गए थे और राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि पटाखा चलाने से ज्यादा जरूरी है जीवन को बचाना, इसलिए इस तरह के लाइसेंस जो सरकार ने रोक लगाई है उसे हटाया नहीं जा सकता। पटाखा व्यापारी जो है कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि डॉक्टरों ने ऐसा कहा था कि कोरोना के जो रोगी हैं, कोरोना के रोगियों पर जो पटाखे का धुआं है वो विपरीत प्रभाव डालता है लंग्स में, इसलिए जरूरी है कि जो प्रदूषण होता है उसे रोका जाए। दूसरी तरफ पटाखा व्यापारी है वो कह रहे हैं कि पटाखों से प्रदूषण केवल 4% होता है, ऐसे में हमारा व्यापार क्यों खराब किया जा रहा है। कोरोना जो है 6 महीने से पहले से है, अब अचानक दिवाली आई और जब हमने करोड़ों का माल खरीद लिया है तब हमें परेशान किया जा रहा है पाबंदी लगा के, हमारा तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो दोनों पहलू है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर सरकार का जो एक ध्येय है कि किसी तरह से कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, इसलिए बहुत सारे लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। खुशबू। शुक्रिया शरद, हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान के इस कदम की सराहना होनी चाहिए और दूसरे राज्य भी इस कदम को अपना सकते हैं। तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे वैक्सीन पर क्या अपडेट है। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं। मैं हूं प्रतीक वाघमारे और अब 2 वैक्सीन पर अपडेट ले लेते हैं। हमारी सहयोगी खुशबू ने वैक्सीन पर आपके लिए जानकारी जुटाई है। जी खुशबू, क्या अपडेट लेकर आई हैं आप? प्रतीक, अगर हम जर्मन की क्योरवैक्स नाम की जो वैक्सीन है उसकी बात करें तो उसके पहले ट्रायल का रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस वैक्सीन ने पहले ट्रायल में लोगों के इम्यून सिस्टम को पॉजिटिवली ट्रिगर किया है और कंपनी के मुताबिक वॉलंटियर्स में उतनी एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं जितनी कोविड-19 के एक गंभीर केस के रिकवर होने पर बनती है। फेज़ 1 स्टडी में अब तक 250 से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और वैक्सीन ने शायद T सेल्स भी जनरेट की हैं, लेकिन कंपनी ने कहा है कि अभी इसका एनालिसिस जो है वो जारी है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर दूसरे इंजेक्शन के बाद देखने को मिलेंगे और इसके मुताबिक थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कुछ बुखार जैसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो 24 से 48 घंटे में दूर हो जाते हैं। और जर्मन बायोटेक फर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं कि हम फेज़ 1 के ट्रायल डेटा से काफ़ी प्रोत्साहित हुए हैं और
इसे आगे के चरण में इस वैक्सीन को ले जाना चाहेंगे। कंपनी जल्द ही इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल भी शुरू करने जा रही है और उम्मीद है कि शायद अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन बाजार में आ जाए। खुशबू, एस्ट्राजेनेका ड्रग को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, बताइए। प्रतीक, अगर ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में बात करें तो इसका जो कोरोना वायरस ट्रायल है वो बुज़ुर्ग और युवा दोनों लोगों में अपना पॉजिटिवली इम्यून रिस्पॉन्स दे चुका है। अब ये जो रिव्यू है वो सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि इस पे ड्रग मेकर से बात की जा सके इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर, और ताकि जल्दी से जल्दी जो है ये अप्रूवल प्रोसेस जो है वो बढ़ सके। तो ये थी खुशबू जो वैक्सीन को लेकर अपडेट्स दे रही थी। और अब बात करते हैं कोरोना सर्वाइवर की। ये हैं वरुण कुलकर्णी, जो मूलतः तो भोपाल से हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए वो आजकल पुणे में हैं। उनसे हमारी सहयोगी प्रगति ने बात की और जाना कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो कैसे ठीक हुए। सुनिए ये बातचीत। सर, कांग्रेस सबसे पहले कि आप कोरोना नेगेटिव हो गए। आपका कोरोना को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, तो मुझे कोरोना दरअसल 14 अगस्त को हुआ और अब 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। पहले तो कोरोना मुझे मेरे पापा से हुआ। उनको एसिम्प्टोमेटिक ही था, मतलब ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, माइल्ड सिम्टम्स, और हमें भी माइल्ड सिम्टम्स थे, मेरे को और मेरी मम्मी को। इस जर्नी में मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा कि कितना खतरनाक था आपके लिए कोरोना? था क्योंकि मैं तो यंग हूँ अभी, थोड़ा फीवर था, थोड़ा बॉडी पेन हुआ, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं, थ्रोट पेन वगैरह नहीं हुआ। आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहा और स्टीम भी लेते रहा, उससे काफ़ी कम होने लगा। 3 दिन में फीवर कम होने लगा और फिर बॉडी पेन भी कम हो गया। पर थोड़े दिन और वीकनेस रहा, मतलब मैं रेगुलरली खेलता हूँ स्पोर्ट्स वगैरह, तो सब नहीं खेल पा रहा था, थोड़े दिन थकान आ रही थी। कोरोना से ठीक होने के बाद आपको कैसा लग रहा है अब? अब तो काफ़ी दिन हो गए, पर कोरोना जब ठीक हो गया था उसके बाद 15 दिन थोड़ा वीक से ही लगता था और कोई आलस आता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। अब ठीक हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन के अलावा आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, मतलब जैसे कोई एक्स्ट्रा में योगा एंड ऑल? नहीं, वो सब नहीं, बस इनफ स्लीप और स्टीम लिया काफ़ी, और उसके अलावा जब फीवर आता था बस क्रोसिन, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वरुण जी को आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें और सभी ध्यान रखें कि हाथ धोना तो है ही, लेकिन 20 सेकंड तक, और हाथों से अपने चेहरे को छूने से बचाना भी है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और ये शो आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। और अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।